हेलो दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे बैक पेन की। तो बैक पेन जो है, कमर का दर्द जो है, वो बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी ज़िंदगी में वो फेस करना पड़ता है। और एक एस्टीमेट है जो ये ये कहता है कि रिसर्च एस्टीमेट है कि पूरे लाइफ टाइम में 80 टू 85% जो पॉपुलेशन है, उनको कभी ना कभी बैक पेन का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही एक प्रेवलेंट, बहुत ही कॉमन इशू है ये। और इस पे हम थोड़ा जनरल बात करेंगे, फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आएंगे जो कि है जो हमारी स्पाइन में जो डिस्क्स होती हैं उनसे जो रिलेटेड पेन है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अ, जो है बैक पेन का थोड़ा सा हम पैथोलॉजी समझेंगे कि ये होता क्यों है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि जो हेल्दी स्पाइन है, जो हमारी बॉडी है, उसके लिए जो हेल्दी मूवमेंट करने के लिए वो बनी हुई है, तो वो अम, क्या उसको चाहिए हेल्दी मूवमेंट के लिए ताकि वो हेल्दी बनी रहे। तो उससे हमें ये भी समझ में आएगा कि वो हेल्दी हेल्दी जो पैटर्न है उससे बाहर कब जाती है, माने उसमें पेन वगैरह की दिक्कत कब आती है। तो देखिए, जो इंसान का हम एवोल्यूशन देखेंगे एज अ स्पीसीज ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो एवोल्यूशन है, आफ्टर वी ब्रांच्ड ऑफ फ्रॉम द मंकीज, जो एप्स से हम लोग ब्रांच ऑफ हुए, फिर इंसान बेसिकली दो पैरों पे चलने लगा। तो वो जो बहुत लंबी यात्रा है उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक रहे हैं, है ना। इंसान को आप देखेंगे तो पाएंगे कि अ, दुनिया भर में जो है इंसान ने हंटिंग करी है एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बहुत सारे जानवरों का शिकार करना ग्रुप में मिल करके, और उसमें बहुत तेज़ हमें भागना भी होता है, मतलब बहुत तरीके की एथलेटिक फीट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसमें। तो हमारा जो पूरा फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटी के लिए बना हुआ है। और आप इंसिडेंस देखेंगे पुरानी पॉपुलेशंस में बैक पेन वगैरह का, तो मेरे पास कोई रिसर्च डेटा नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जो एनेक्डोटल एविडेंस मैं देखता हूँ वो यही है कि जो अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनका इंसिडेंस। पहले बहुत कम लोगों को इशू होता था बैक पेन का, और अब बहुत ज़्यादा हो गया है। और उसमें से भी एक सब बहुत कॉमन जो अ, कुछ दो तरीके हैं, वो ये है कि एक तो लोगों को कमर में टाइटनेस सी फील होती है, एक तो पेन वो है। और एक दूसरा पेन है जिसमें उनको आपका जो लोअर बैक का एरिया है उसमें भी आपको फील होता है, और दूसरा फिर आपको पैरों में भी जो है वो कुछ सेंसेशंस या दर्द महसूस होते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये सायटिका के सिम्टम्स हैं। तो सायटिका जो है वो एक सिम्टम है। तो इसमें से अब इस वीडियो में हम जो डिस्क से रिलेटेड पेन है, जो सायटिका पेन है, उसकी बात करेंगे। तो सायटिका के बहुत सारे कारण हैं। जो क्यों बात हम सायटिका की कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे भी ये इशू रहा है जीवन में, तो इसके बारे में मैंने सीखा है, तो आई विल टॉक अबाउट दैट। तो बहुत सारे लोगों को आज की डेट में हमें देखने को मिलता है कि वो जो है उनको पहले कमर में कुछ दर्द स्टार्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे उनके किसी भी एक या दूसरे पैर में भी जाने लगा या दोनों में जाने लगा। और उसमें सेंसेशंस भी हो सकती हैं कुछ, जो सिर्फ ठंडे गर्म की सेंसेशन हो या टिंगलिंग की सेंसेशन हो या पेन की सेंसेशन हो। तो ये सब जो है लोगों को फील होता है। तो उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे, तो इसका जो कारण है वो क्या है, इसका कारण सायटिका हालांकि अपने आप में कोई डायग्नोसिस नहीं है, अंडरलाइन कंडीशन का डिजीज नहीं है, सायटिका केवल सिम्टम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सिर का दर्द है। सिर का दर्द एक लक्षण है, सिम्पटम है। सिर का दर्द अपने आप में ये नहीं बता रहा है कि उसके पीछे जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, रूट कॉज क्या है। तो ऐसे ही सियाटिका भी एक सिम्पटम है, और उसके पीछे जो कारण होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन मेजरली जो
आजकल जो देखा जा रहा है वो है कि उसका जो संबंध होता है वो हमारी उसमें जो स्पाइनल डिस्क्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो स्पाइनल डिस्क क्या है वो भी हम देखेंगे, और इसका एक माइनर कॉज भी होता है वो भी हम समझेंगे। तो पहले हम माइनर कॉज को देख लेते हैं। वो ये होता है कि हमारी जो स्पाइन है उसका जो स्ट्रक्चर है, मेरे पास बहुत अच्छी एनिमेशंस अवेलेबल नहीं है, आगे कभी फ्यूचर में वीडियो करेंगे तो उसमें डालेंगे। अभी के लिए आप केवल इसको जैसे बोल रहा हूँ वैसे इमेजिन कर लीजिए। तो अ, हम जब हमारी जो स्पाइन होती है उसमें एक के ऊपर एक वर्टेब्रा होते हैं, और वर्टेब्रा के बीच में, हर एक वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होती है। डिस्क माने कुशन की तरह होता है, और वो बहुत ऐसे समझ लीजिए कि वो ऐसा मटेरियल होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एट द सेम टाइम थोड़ी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यानी कि आपकी जो स्पाइन है वो आपको अलाउ करती है कि आप मुड़ भी सकते हैं, आप आगे मुड़ सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, आप साइड में, ये सारी मूवमेंट भी आपको अलाउ करती है। प्लस आप भारी वजन उठा सकते हैं, ये सब ह्यूमन स्पाइन कर पाती है। तो डिस्क्स का मटेरियल जो है वो ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है, उसका जो आउटर पार्ट होता है वो बहुत ही थिक और बहुत ही टफ होता है, और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जो फ्लूइड उसके ऊपर जो भी प्रेशर्स पड़ते हैं उसको, प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि डिस्क के किसी भी एक हिस्से पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये था ब्रीफली अबाउट डिस्क। तो जब हमारी बॉडी मूव करती है ज़िंदगी भर, तो उसमें हमारी बॉडी को, हम किसी भी सिस्टम के बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चाहिए होता है हेल्दी रहने के लिए, जिसकी काफ़ी बड़ी रेंज है। लेकिन अगर आप उस रेंज के बाहर जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो जब हम स्पाइन की बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि जो इंसान का, क्योंकि जितनी लंबी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही उसमें उसका शरीर इवॉल्व हुआ है जंगल में रहने के लिए। जंगल में रहने के लिए मतलब वहाँ पे बहुत तरीके की वेरिड मूवमेंट्स होती हैं। आप कभी खड़े होते हैं, कभी आप ज़मीन पे बैठ जाते हैं, कभी आप चलते हैं, कभी कभी आप स्प्रिंट करते हैं, कभी आप थोड़ा कुछ किसी पेड़ पे भी चढ़ गए। तो इस तरीके की मूवमेंट, बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स हमारा शरीर करता है, और वो थ्रू आउट द डे होती रहती थी। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन बैठे हुए हैं और सिर्फ एक टाइम पे ही मूवमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं था। तो वो जो पूरा पैटर्न था, अब आप देखेंगे कि नॉर्म जिसको हम मॉडर्न सिविलाइजेशन कहते हैं उसमें वो बिल्कुल बदल चुका है। जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं, हमारी जो वैरायटी है मूवमेंट्स की वो कम हो गई है। आप देखेंगे कि कोई आदिवासी वो जंगल में रह रहे हैं, उनकी जो मूवमेंट की वैरायटी होगी ना, और जो एक इंसान कोई शहर में रह रहा है, या जिसको भी हम आज की डेट में सभ्य जीवन कहते हैं, सो कॉल्ड सभ्य जीवन, वो आप देखेंगे उसकी जो मूवमेंट की डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है। और बाय द वे चीज़ बहुत सारे लाइफ के एरियाज में कॉमन है। आप उसमें डाइट में भी वैरायटी देखेंगे तो कम मिलेगी, बट अभी हम मूवमेंट की के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस टॉक में। तो वो डाइवर्सिटी चली गई, कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट, कुछ पर्टिकुलर पॉस्चर्स बार बार ज़्यादा रिपीट होने लगे, ठीक है। और जो रिकवरी है वो प्रॉपर हो नहीं पाती है, क्योंकि डिस्क की रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए तरह तरह के मूवमेंट हों, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पैटर्न के मूवमेंट ना हो, एक ही पर्टिकुलर पॉस्चर में आप बैठे ना रहें। वो चीज़ हमारी बिगड़ गई है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन में बिगड़ गई है जैसा हमने बात करी, और उसमें भी अगर आप ऑफिस वर्कर्स की बात करें तो खासकर उनके केस में तो बहुत बुरी उनकी हालत हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑफिस वर्क है वो डेस्क वर्क है, बैठने का वर्क है। तो वो आपकी बॉडी को एक सर्टेन वे में कंडीशन करता है, एक पॉस्चर में रहने के लिए मजबूर करता है 8 घंटे दिन में, 8-10 घंटे जितना भी है। और ये जब आप एक्यूमुलेट करते हैं, हफ्ते, महीने, साल बीत जाते हैं, तो फिर आपको, आप समझ सकते हैं कि वो आपकी बॉडी में जो है ना प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। तो ये तो एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न डिस्क से रिलेटेड जो समस्याएं बनने का है वो है ओवर एक्टिविटी। ओवर एक्टिविटी में ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं, आपकी डिस्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोड ले रही हैं, बियर कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी बायोमैकेनिक्स प्रॉपर नहीं है,
आप जो भी लोड पास हो रहे हैं जिस भी तरीके से आपके फ्रेम में, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, और उस वजह से फिर धीरे धीरे आपकी जो डिस्क है उसका जो इंटेग्रिटी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही ओवर एक्टिव होते हैं, तो उनको भी डिस्क का इशू हो जाता है। तो ये दोनों केसेस में हो सकता है। तो अब एक बार अगर ये हो गया, अभी हम पहले बात करेंगे इसको आपको प्रिवेंट कैसे करना है। आप अगर आप हेल्दी हैं, आपको कभी कोई इशू नहीं हुआ sciatica पेन का, और डिस्क रिलेटेड कोई इशू नहीं आया, तो आप कैसे अपने आप को मेंटेन करें। तो पहली बात ये कह दूं कि काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो बहुत सारी चीज़ें हमसे डिमांड करती है। हम सब एक तरीके की मजबूरी में फंस गए हैं ऑफिस वर्क में। जो भी व्यक्ति ऑफिस वर्क कर रहा है उसकी मजबूरी है। तो उसके अंदर फिर आप ये कीजिए कि आप अपनी पॉस्चर को अच्छे से ट्रेन कीजिए। उसके लिए आपको बहुत सही गाइडेंस चाहिए होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉस्चर के नाम पे ख़राब है। बट मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि कोई भी आप एक पोजीशन या पॉस्चर में पूरे दिन भर रहेंगे या लंबे समय तक रहेंगे, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप कभी बैठे हैं तो उसको ब्रेक ले लें बीच में, है ना, एक हर एक घंटे में ब्रेक ले लें। बैठे हैं तो उसमें अलग अलग पोजीशन में बैठ जाएं, है ना, कभी आलती पालती मार के बैठ गए, कभी पैर चेयर से नीचे कर लिए, कभी थोड़ा सा साइड होकर के बैठ गए एक तरफ बदन शिफ्ट करके। तो थोड़ा थोड़ा आपके जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बदलाव आता रहे। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें आती हैं आजकल, अनस्टेबल चेयर्स। हालांकि इंडिया में बहुत महंगे ऑप्शंस हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे मिले नहीं। लेकिन फिर भी आप इस तरीके की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कुछ अनस्टेबल सर्फेसेज होते हैं, डिस्क होती है जिस पे आप बैठेंगे तो वो अनस्टेबल रहेगी, तो थोड़ा थोड़ा वो हमेशा आपकी बॉडी में मूवमेंट होता रहेगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आप जब भी, आपको दिन में एक रूटीन ऐसा रखना है कि जो भी आपकी दिन भर में आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस आया है, स्ट्रेन आया है, क्योंकि वो आएगा ही आएगा, आप चाहे कितना ही उसको बचा लें। अब आपको 8 घंटे अगर काम करना है तो करना ही है, सीधी सी बात है। आप चाहे उसमें कितना ही ब्रेक ले लें, आप कंप्यूटर के आगे ही, और आप एक सर्टेन पोजीशन में तो आप फोर्स हो ही जाते हो। तो आपको ये ध्यान करना है कि फिर जिस भी तरीके की मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रही है उसका एंटी मूवमेंट भी आपको आपको एक्सरसाइज का एक अपना एक रोज़ का एक रखना है रेजिमेंट। तो जैसे हम बैठते हैं तो बैठने पर हमारी जो फ्रंट की मसल्स होती हैं, जो हमारी ओब्लिक, जो हमारी एब्डोमिनल्स हैं, एक सोएस मसल्स होती है, और एक होती है जो फ्रंट ऑफ द थाई विच इज़ द क्वाड मसल, ये सब छोटी हो जाती हैं, शॉर्टन हो जाती है। तो उनके लिए फिर आप ऐसे अभ्यास कीजिए जो थोड़ा सा पीछे की तरफ आपको आ, मुड़ने के अभ्यास हैं, जैसे भुजंगासन हो गया, ये कोबरा पोज, या बहुत तरीके की जेंटल आप एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये सब बहुत डिटेल हो जाएगा अभी, तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा। बट बेसिकली आपको उसमें मेजर ध्यान बस ये रखना है कि पूरे दिन भर मेरी बॉडी जिन पॉस्चर्स में है उसकी वजह से उस पर क्या क्या स्ट्रेस आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके एंटी मूवमेंट्स मुझे करनी है ताकि बैलेंस बने। ये आप करें। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि आपकी जो डाइट वगैरह होती है वो पुअर होती है, आपकी बॉडी में हो सकता है बहुत सारी ड्राइनेस बढ़ गई है। ड्राइनेस बढ़ने का कारण होता है कि आप या तो इनफ फैट्स वगैरह नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं खाते हैं, तो आपकी ड्राइनेस बढ़ सकती है। आप बहुत ज़्यादा कच्चा सैलेड खाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये सब हो सकता है। हालांकि आई थिंक ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, ज़्यादातर लोग पका हुआ खाना भी लेते हैं। लेकिन हाँ, ड्राइनेस वाला चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों में जो एक अब ये डिबेटेबल है कि किसने चलाया, लेकिन फैट्स की एक बहुत बुरी हमारे सामने एक छवि बन गई थी। उस वजह से लोगों ने नेचुरल जो फैट्स होते हैं उनको भी खाना कम कर दिया था, तो उस वजह से लोगों को ड्राइनेस आती है बॉडी में, तो वो भी एक फैक्टर है, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और थर्ड बात मैं बोलूँगा कि देखिए, बॉडी में जब भी चीज़ें होने लगती हैं ना खराब, तो उसके आपको छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं, तो आपको बॉडी की अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी। अगर बॉडी कुछ कह रही है कि भाई यहाँ अकड़ रहा है कुछ, कोई अंग अकड़ रहा है, कुछ भी है, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका रूट कॉज को समझने पे जाइए। उसके लिए फिर
बदलाव कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बॉडी कभी भी कोई भी चीज़ एकदम से ब्रेक डाउन हो जाती है। वो पहले कुछ ना कुछ आपको बॉडी हिंट देती है। हालाँकि डिस्क के केस में वो हिंट कई बार रीड करना मुश्किल हो जाता है, ये भी हम समझेंगे अभी। तो ये तो था कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कैसे अपने आप को ऑलरेडी आपको हेल्दी ज़ोन में रखना है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आपको मान लीजिए बैक पेन था या आपको पेन आपकी जाने लगा, पैरों में जाने लगा या कोई और सेंसेशन जाने लगी पैरों में, और फिर आपने डॉक्टर को दिखाया, जिसको भी दिखाया उससे आपका डायग्नोज हुआ कि भाई आपका जो पेन है वो डिस्कोजेनिक पेन है, मानिए मतलब वो डिस्क के डिसफंक्शन से रिलेटेड है। तो उसमें या तो डिस्क बल्ज हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है। तो उसमें डिस्क बल्ज और डिस्क हर्निएशन में थोड़ा फ़र्क होता है। डिस्क बल्ज में ये होता है कि डिस्क की जो शेप है वो बदल जाती है थोड़ी सी, और डिस्क बल्ज में ये होता है कि जो डिस्क का जो आउटर जो लेयर की हमने बात करी थी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उसके अंदर जो जेल मटेरियल होता है जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं वो रहता है, वो बाहर निकल जाता है। तो दोनों ही केसेस में बेसिकली प्रॉब्लम जो आपको पेन फील होता है वो इसलिए आता है कि जो हमारी स्पाइनल कैनाल में से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है उसमें जो नर्व होती है, उस नर्व को जब डिस्क या तो बल्ज या जो हर्निएशन है वो जब टच करता है उसको, तो हमें जो सिम्टम्स हैं साइटिका के वो महसूस होते हैं। ठीक है, और कहाँ महसूस होते हैं डिपेंड करता है कि आपको जो भी डिस्क बल्ज या हर्निएशन है वो किस लेवल पे हुआ है। मान लीजिए किस वर्टेब्रा के बीच वाली जो डिस्क थी, किस डिस्क में आपको इशू आया है, और वो डिस्क का शेप किस तरीके से बदला है, उसके हिसाब से आपको सिम्टम्स आते हैं। अब इन केसेस में अगर आपको एक्यूट कोई प्रॉब्लम हो गया, एक्यूट माने अभी अभी हुआ है, तो उस केस में क्या करें, सबसे जो मेन आजकल जो ट्रीटमेंट है, अनलेस किसी की बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिचुएशन होगी, एडवांस सिचुएशन का मतलब है कि आपके पैर या तो नम हो गए हैं या फिर आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी जाने लगे हैं, तो उस केस में ज़्यादातर सर्जरी का हो सकता है कि कुछ अर्जेंट केस बने, लेकिन वो भी बहुत कम केसेस में होता है। जनरली लोगों को यही होता है कि पेन हो रहा होता है बहुत तेज़, पैर में जाता है, कहीं जाता है, तो बहुत सारे केसेस में आजकल जो ट्रीटमेंट है उसमें कंजर्वेटिव अप्रोच ही लिया जाता है, सीधे सर्जरी के लिए नहीं भेजा जाता। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 90-95% चांस यही है कि आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं सर्जरी की, आपको सिंपल है कि आपको अपना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही काम कर जाएगा। अब क्या ट्रीटमेंट होगा आपका, तो उसमें जो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो तो यही है कि सबसे पहले आपको अगर अभी अभी प्रॉब्लम हुआ है, काफ़ी पेन हो रहा है, तो आपको रेस्ट करना होगा कुछ वीक्स के लिए। आपको जो है वो बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा। जो डिस्क है उसको जो भी लोड, आप खड़े होते हैं तो उस पे लोड आता है, वज़न उठाते हैं तो लोड आता है, जो भी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो डिस्क को ज़्यादा लोड करती हैं उनको आपको अवॉइड करना होगा कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। फिर आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें वो कुछ मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के लिए थोड़ा, और आपको इन्फ्लेमेशन जो है मैनेज करने के लिए वो भी करते हैं। और इसी एक्यूट फेज में कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स भी हैं, वो भी काम करते हैं। जैसे लोग पंचकर्म के लिए भी जाते हैं, तो वो सब भी काम करता है। इन सब में कंडीशन बस यही है कि जो भी आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। अगर आप किसी गलत प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो फिर तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सब अप्रोचेस हैं एक्यूट फेज में। फिर जैसे जैसे आपका पेन हल्का सा कम होगा, हाँ, इस फेज में आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग बहुत बार रियलाइज़ नहीं करते, पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जो कि डिस्क को लोड कर रही होती हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता, और कई बार वो एक्टिविटी करते हुए हमें पेन नहीं फील होता, उसके 2-4 मिनट 5 मिनट बाद फील होता है। तो ये भी एक मैकेनिज्म है कि डिस्क पे लोडिंग हुई, उसका शेप
और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, लेकिन वो एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कुछ समय लगा कॉम्प्रोमाइज़ होने में, तो फिर उसके बाद आपको पेन फ़ील हुआ। तो ये आपको ट्रैक करना है। जैसे बहुत लोगों को कॉमन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रश जब वो करते हैं, तो आगे झुकने के केसेज़ में उनको प्रॉब्लम होती है। और मतलब डिस्क से रिलेटेड अगर पेन है तो उसमें 90% लोगों को आप समझ लीजिए कि आगे जो झुकने वाली चीज़ें हैं, जिसमें भी स्पाइन फ्लेक्शन में आएगी, ठीक है, वो उनको प्रॉब्लम होगी ज़्यादातर केसेस में। हर एक में ज़रूरी नहीं है, तो हर एक का केस भी अलग होता है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जिनकी वजह से आपका पेन ट्रिगर हो रहा है। ये अवेयरनेस आपको रखनी होगी। आप अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएँगे तो वो आपको ये सब समझाएँगे, लेकिन वो कितना भी समझा लें, अल्टीमेटली 24 घंटे कोई आपके साथ नहीं रह सकता। तो आपको अपनी लाइफ में आप कैसे मूव कर रहे हैं, इसके तो ऑब्ज़र्वेशन आपको ही खुद करनी है। तो वो आप करें और फिर देखें कि मुझे किन-किन एक्टिविटीज़ में मुझे पेन होता है। तो आप या तो उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें या फिर उनको आप मॉडिफ़ाई करें कि उनमें पेन कम आए। तो इस पे भी हम बात करेंगे थोड़ा-सा कि उनको मॉडिफ़ाई कैसे करना है, क्योंकि हर चीज़ हम अवॉइड भी नहीं कर सकते, कुछ काम हैं जो हमें करने पड़ते हैं। लेकिन जो एक कॉमन जो पैटर्न है वो होता है, हमें ज़्यादातर जहाँ पे भी कमर फ्लेक्शन में जाती है, यानी कि खड़े हैं आप और नीचे झुक कर के कुछ उठा रहे हैं, या फिर आप आलती-पालती में बैठ गए, तो उसमें या आप कोई भारी वज़न उठा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं। तो उसको अवॉइड कैसे करना है, उसका ये है कि आप जब भी झुकेंगे, तो आपको झुकना एक तो अवॉइड करना है, जितना आप अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें। अगर झुकना पड़ ही जाए, तो आप जो है कमर से ना मुड़ें, जो हमारी जो लोअर बैक होती है उसको ना मोड़ें। आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट बनी रहेगी। आपको जो मुड़ना है वो हिप जॉइंट जो है वहाँ पे मुड़ना है, जहाँ पैर और स्पाइन मिलते हैं ना, हिप जॉइंट जो है हमारा, आपको वहाँ से मुड़ना है। तो आपको इसकी थोड़ा-सा प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये सारी बातें अगेन कभी अलग वीडियोज़ में मैं डिटेल में इनको करूँगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रोफ़ेशनल के पास जाएँगे तो वो ये सब आपको सिखा सकते हैं। अगर अ, आप ये सीखेंगे तो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। क्योंकि जो पहला स्टेप होता है ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अरे मुझे प्रॉब्लम हो गया, अब जो पहला स्टेप है वो तो ये है कि दवाई खाओ और एक्सरसाइज़ लो, एक्सरसाइज़ करो। वो एक्सरसाइज़ करना तो बाद का स्टेप है। पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो डिस्क का जो भी शेप कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कोई आपको अब आगे ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसको और फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, वो नहीं करनी है ना, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप वो एक्टिविटीज़ करते ही रहेंगे, वो पोस्चर्स भी रखते रहेंगे और फिर आप साथ में एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आपने मूल मतलब वो ऑलरेडी आपका नुकसान वो चीज़ें कर देंगी, तो एक्सरसाइज़ उसका भरपाई नहीं कर पाएगी। तो जो ट्रीटमेंट का पहला फ़ेज़ है वो यही है कि आपको अपनी सारे वो मूवमेंट पैटर्न्स जो भी आपके स्पाइन को आपकी डिस्क को गलत तरीके से लोड कर रहे हैं, गलत तरीके का मतलब आपकी आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से गलत तरीका है, ठीक है? जब आप आगे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपकी रिकवरी हो जाएगी, तो उसके बाद आप फिर बहुत सारी मूवमेंट दोबारा से शुरू कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी मूवमेंट हम हमेशा के लिए कुछ इन्हेरेंटली खराब, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अभी करंट सिचुएशन की बात करी जा रही है, तो उसमें आपको अपना मूवमेंट पैटर्न्स वगैरह ऐसे रखने हैं कि या तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको पेन देती हैं उसको आप अवॉइड करें, या आप उसको मॉडिफ़ाई करके करें ताकि वो डिस्क को गलत तरीके से लोड ना करे। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज़ेज़ तो बाद की बात है। तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा वो मोटे-मोटे तौर पे ऐसा दिखेगा कि जब आपका एक्यूट फ़ेज़, उसमें आपका रेस्ट ज़्यादा रहेगा और उसमें या तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिज़ियोथेरेपी ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उसमें आपके जो भी प्रोफ़ेशनल्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपको बताएँगे कि ये एक्टिविटीज़ आपको कुछ कम करनी है ताकि आपके पेन ट्रिगर जाते रहें, आपकी लाइफ़ में से हट जाएँ। तो हमारा शरीर देखिए बहुत एक अमेज़िंग मैकेनिज़्म है अपने आप में, हमारा जो शरीर है, वो हमेशा हील करता रहता है अपने आप को। तो शरीर तो डिस्क को भी हील अपने आप करता रहेगा, डिस्क जो है वो नेचुरली हील होती रहेगी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम डिस्क को दोबारा से परेशान ना करें गलत वे में। ये हमें अपनी तरफ से ज़िम्मेदारी निभानी है। तो फिर आपका जैसे-जैसे
अपने आप बॉडी उसको हील करेगी, तो आपका वहाँ से जो भी सूजन था उस एरिया से वो हट जाएगा, और आपकी जो पेन लेवल है वो भी कम हो जाएंगे। तो फिर आपके पेन लेवल कम होंगे तो फिर आप जिस भी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं आप उनके साथ फिर वो आपको एक रिहैब प्रोग्राम आपका बनाएंगे। रिहैब प्रोग्राम मतलब रिहैबिलिटेशन। तो उसमें फिर आपकी होगा कि आपको कितना रेस्ट करना है, आपको किस तरीके की मूवमेंट्स करनी है, धीरे धीरे आपकी बढ़ाएंगे। तो उसमें फिर वो आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी बताएंगे। शुरू में वो एक्सरसाइजेज बहुत ही हल्की होंगी, फिर धीरे धीरे वो कैपेसिटी आपको बढ़ानी है। उसमें एक कंपोनेंट है जो वॉकिंग का भी है, वो भी बहुत अच्छा कंपोनेंट है, क्योंकि वॉकिंग हमारी डिस्क की हीलिंग में बहुत बेनिफिशियल है। वो मैकेनिज्म जो होता है हमारा वॉकिंग का ऑल्टरनेट, जिसमें एक पैर पे हमारा वजन आता है फिर दूसरे पे जाता है, तो ये जो पैटर्न है बहुत हीलिंग होता है डिस्क के लिए। लेकिन आपको वॉक भी उतना ही करना है जितना आपकी कैपेसिटी है, पेन फ्री कैपेसिटी। तो आप जैसे अगर आपकी पेन फ्री कैपेसिटी की आप 5 मिनट वॉक कर पा रहे हैं, उसके बाद आपका पेन आ जाता है, तो आप 3 मिनट से ही वॉक शुरू कीजिए। 3 मिनट वॉक करिए, फिर 2 घंटे बाद 3 मिनट वॉक कीजिए। इस तरीके से आप करते रहेंगे तो आपकी फिर कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर वो 3 से 5 मिनट आप वॉक कर सकते हैं, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका एक ग्रेजुअल आपका एक प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एकदम से अपना एफर्ट बढ़ा दें। तो ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, खासकर जो लोग बहुत ही गो गेटर टाइप के होते हैं ना, जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो बहुत कुछ एकदम करना चाहते हैं, तो उनको फिर कई बार लगता है कि यार ये मैं कहाँ इस प्रॉब्लम में फंस गया, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। और जेन्युइनली वो फीलिंग आती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उसमें जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो फिर आपको वही है कि दोबारा से डिस्क पे फिर अगर गलत तरीके से प्रेशर आ गया तो फिर आपकी जो जो रिहैब की जर्नी है वो और लंबी हो जाएगी, आपको और वेट करना पड़ेगा। तो इस फेज़ के दौरान खासकर जो भी लोग थोड़े इम्पेशेंट है ना, उनको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखना होगा कि वो अपना नुकसान ना करें। तो ये इस ट्रीटमेंट में आपको कई सारी स्किल्स चाहिए होंगी, जिसमें मन को आपको बहुत अच्छे से साधना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी क्योंकि जब उनको ये वाला एक्यूट क्राइसिस होता है sciatica का और पता लगता है कि डिस्क के रिलेटेड पेन है, तो वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। कई बार अपना ऑफिस वर्क भी नहीं कर पाते, कहीं घूम नहीं पाते, तो बहुत एक मेंटल बंदे के ऊपर प्रेशर आ जाता है और उसको बोरियत भी फील होती है कि अरे यार मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा लाइफ में, और मन करता है कि हाँ सब कुछ कर लूँ। तो ऐसे में जल्दबाजी करने की जो टेंडेंसी है उसकी वजह से फिर आप गलती कर सकते हैं। तो इसमें फिर आपको मन को भी साधना होगा। तो मन को साधने के लिए फिर आपको जो भी ज़रूरत पड़े, आप अपने कोई समझदार दोस्त हों या कोई काउंसलर हो, आप उनसे बात कीजिए, ताकि आप अपनी जो भी मेंटल स्टेट है आप उसको अच्छे से मैनेज करें, अपना नुकसान ना करें। आप कोई मेडिटेशंस वगैरह सीख सकते हैं, आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं। आप बहुत तरीके की रिलैक्सेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। आप बहुत सिंपल प्राणायाम हो सकते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो आप आज की डेट में आप कर सकते हैं। फ़ोन पे बहुत कुछ अवेलेबल है, तो फ़ोन के बहुत सारे नुकसान भी हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये एक फ़ायदा है। तो आप इस फ़ायदे को उठाइए, और इसके अलावा जो है आपको जैसे-जैसे जब आप अपनी अ, कुछ हफ्तों, महीनों में अपनी जो बॉडी की मूवमेंट की कैपेसिटी है, वो रीगेन करने लगेंगे। आप जब आपको अम, लगेगा कि हाँ, अब कुछ पटरी जो है वो ट्रैक पे आ रही है, तो फिर कुछ गलतियाँ हैं जो हम कॉमन करते हैं, तो वो नहीं करनी है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक गलती जो होती है वो हमारी मन के लेवल पे होती है, जो उसमें ये होता है कि 2 तरीके की गलतियाँ होती हैं। एक तो लोग होते हैं जो बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं। उनको लगता है कि हाय! मेरा तो एकदम जीवन ही खत्म हो गया, और अब इसके बाद पता नहीं मैं नॉर्मली जी भी पाऊँगा कि नहीं जी पाऊँगा। और हो सकता है कि आपका माइंडसेट ऐसा ना हो, लेकिन आपके आस-पास कोई ऐसा हो, ऐसे लोग हों। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो ख़ासकर मैंने ये देखा है कि जो लोग बहुत पेसिमिस्टिक मन के होते हैं ना, वो फिर ऐसे मरीज़ जो हैं वो बाकी मरीज़ों को भी जा-जा के
उनको भी नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं बोल-बोल के कि अरे ये प्रॉब्लम तो कभी ठीक ही नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बहुत उस समय आप एक वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आप पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है उस समय। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि आपको उस समय आपकी जो संगत है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हर किसी मरीज़ से बात करते हुए नहीं घूमना है ना? आप सही लोगों से बात करें। लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अननेसेसरीली मतलब वो पेसिमिस्टिक हैं, निराशावादी हैं, तो उनसे इसको आप अवॉइड कीजिए। इसी की दूसरी अपोज़िट मिस्टेक होती है, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को समझते ही नहीं कि भई ये एक आपकी बॉडी में फ़िज़िकल इश्यू आया है और वो काफ़ी समय से बन रहा था वो इश्यू। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बना है, जो डिस्क की जो शेप बदलती है वो काफ़ी महीनों, सालों में बदलती है। और फिर जो सिम्पटम आता है वो तो लास्ट के स्टेज में आता है जब बस वो नर्व को टच करने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम एक दिन में बना था। तो वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, उनको लगता है ये तो ऐसे ही है बस, जैसे कोई और दर्द होता है बस तुरंत इसको बस एकदम चक दे फटे और एकदम पॉज़िटिव एटीट्यूड रखो और सब कुछ दिमाग में ही है, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं। वो भी आपको अवॉइड करना है क्योंकि वहाँ फिर उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि 5 दिन में ही सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और फिर जब वो ठीक नहीं होगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे। तो वो भी आपको वो एक्सट्रीम भी अवॉइड करना है, ठीक है? आपको सही साफ-साफ समझना है कि भई ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना डिस्क की, ये एक दिन में नहीं आती हैं लोगों को। डिस्क का जो भी शेप है, उसका स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, वो बहुत समय से हो रहा था। वो समय होते-होते आज फाइनली बॉडी ने गिव अप किया है। इतने समय तो बॉडी ने आपका साथ ही दिया और अभी भी दे रही है, वो हील कर रही है अभी भी। तो बॉडी बहुत अमेज़िंग है। पहले तो उसने इतने समय उस गलत मूवमेंट पैटर्न्स को, गलत लाइफ़स्टाइल को झेला। वो झेल भी गई इतने सालों तक, कई डेकेड्स तक झेल जाती है। फिर उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम आया है ना? तो और वो अब भी हील कर रही है। तो आपका काम केवल इतना है कि आप बॉडी को सही एनवायरनमेंट दें, सही स्टिमुलस दें, तो वो अपने आप हील होने लग जाती है। तो आपको बिल्कुल भी पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क जो है जैसे हमारे शरीर के बाकी अंग हील होते हैं, ऐसे ही बॉडी इनको भी हील करती है। बस आपको सही लाइफ़स्टाइल रखनी है, मेंटल एटीट्यूड आपको ठीक रखना है। तो एक तो ये बहुत कॉमन गलती होती है और इसके अलावा एक गलती ये होती है कि आपका जो रिहैब प्रोग्राम है, रिहैबिलिटेशन का, उसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग है वो गलत है। प्रोग्रामिंग मतलब जो भी एक्सरसाइज़ेज़ आपको दी गई हैं, अ, वो ढंग से नहीं सिखाया गया या हो सकता है कि उन एक्सरसाइज़ेज़ में एक मसल ग्रुप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया, बाकी मसल्स उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनकी, तो बैलेंस बॉडी का नहीं हो पा रहा है। या फिर आपकी बहुत जल्दी मसल्स की स्ट्रेंथ पे काम किया गया, एंड्योरेंस पे नहीं किया गया। एंड्योरेंस का मतलब होता है कि देखिए स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई आपकी मसल कितना फ़ोर्स लगा सकती है, ठीक है? तो मान लीजिए आप वज़न उठा रहे हैं, आप कितना वज़न उठा सकते हैं एक बार में, ये सब मान लीजिए स्ट्रेंथ है आपकी, कि आप 10 किलो उठा सकते हैं, 20 किलो उठा सकते हैं, 30 किलो उठा सकते हैं। ये तो होती है स्ट्रेंथ और एक होती है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस माने कोई एक्टिविटी आप कितने लंबे समय तक करने से थकते हो। तो हमारी जो जो ज़्यादातर लोगों की लाइफ़ है ना रोज़मर्रा की, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो एथलीट्स को होती है। ऐसा नहीं होता कि हम बहुत-बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं या कोई कुश्ती कर रहे हैं। हमें मीडियम या कम स्ट्रेंथ की एक्टिविटीज़ ही हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम बार-बार कर रहे होते हैं उन एक्टिविटीज़ को, लगातार कर रहे होते हैं। तो हमें एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, तो वॉकिंग में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको आधा घंटा वॉक करना हो, है ना? तो आपको एंड्योरेंस बिल्ड करना है सबसे पहले। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रिहैब प्रोग्राम होता है, उसमें कई बार गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी अ, ताकत स्ट्रेंथ को बिल्डअप करते हैं, एंड्योरेंस को नहीं कम पीछे रखते हैं। तो आपको मेनली एंड्योरेंस बिल्ड करना है, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको वही सबसे पहले काम आएगा। तो ये है, हाँ, स्ट्रेंथ अगर बिल्कुल ही कम है तो आपको एक बेसिक लेवल तक स्ट्रेंथ को लेके आना पड़ेगा। तो इस सब का सार ये है कि आप जिन भी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं, उनको सच में बॉडी की एनाटॉमी, बॉडी का फंक्शन, बॉडी की बायोमैकेनिक्स, ये सब समझ में आना चाहिए उनको। अगर वो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी आपके लिए। इसके एक और गलती होती है, वो ये है कि हम
एक्सरसाइजेज वगैरह ठीक है कर रहे हैं, मूवमेंट भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन हम या तो इनफ रेस्ट नहीं लेते। रेस्टिंग के टाइम पे ही हमारी बॉडी का रिपेयर वर्क होता है मेनली। तो रेस्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? तो आप रेस्ट भी प्रॉपरली लीजिए। इसके अलावा जो है शरीर जो है उसका बिल्डिंग मटेरियल फूड से आता है, तो आपका जो खाना है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्रॉपर। और ख़ासकर डिस्क के लिए बात करें तो आपके खाने में जो जो स्निग्ध चीज़ें हैं जिनमें चिकनाई होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो या चिपचिपापन जिन भी चीज़ों में होता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। कच्चा खाना कम करना चाहिए, सलाद वगैरह अवॉइड करना चाहिए इस केस में। ठीक है, ज़्यादातर पका हुआ थोड़ा गर्म खाना खाइए। बेसिकली जिसको हम आयुर्वेद में वात को मैनेज करने वाली, वात को कम करने वाली डाइट जिसको बोलते हैं ना, वो आपको करना होगा। तो आप देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि आयुर्वेद में वात पैसिफाइंग डाइट क्या होती है, तो वो आप करिए। एक गलती होती है कि ये लॉन्ग टर्म की गलती है कि आपने अपना इलाज शुरू किया, आपको कुछ महीने हो गए, आपका पेन भी लगभग चला गया है, तो आपको पेन ज़्यादा फील नहीं होता है। आपकी हालांकि पूरी जो एक्टिविटी है, जो कैपेसिटी थी जो पहले उस जो भी आपको चोट लगी या जो भी आपको इशू, उससे पहले की जो आपकी जो कैपेसिटी थी, आप अभी उस पर नहीं आए 100% वापस, लेकिन आप पेन फ्री हैं मोस्टली आप दिन भर। अब हम क्या करते हैं कि हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम लोग ना फिर हमें लगता है कि यार ये तो चीज़ हमारी ठीक हो गई, क्योंकि हम ऐसे क्रीचर्स हैं ना जो पेन सिग्नल पे चलते हैं मोस्टली सबकॉन्शियसली। तो जहाँ पेन हमें लगता है वो हमें लगता है प्रॉब्लम है, और पेन चला गया तो हमें लगता है पेन प्रॉब्लम भी चली गई है। ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों से, और ये बहुत सारे केसेस होते हैं, और इसका मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और बहुत लोगों का मैंने देखा है कि डिस्क का प्रॉब्लम आया, उन्होंने उसको उस पर काम किया, उसका दर्द चला गया, उनको लगा कि मैं ठीक हो गया पूरा। 9-10 महीने बाद दोबारा से वो कुछ एक्टिविटी एकदम से बहुत ज़्यादा हार्ड करने लगे और फिर से उनको रिलैप्स हो गया प्रॉब्लम। ये एक कॉमन पैटर्न बहुत लोगों के साथ होता है कि साल 2 साल में दोबारा से वो अपनी प्रॉब्लम फिर से रिलैप्स करती रहती है। फिर वो जीवन भर की एक समस्या बन जाती है, और फिर इन्हीं ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से फिर लोगों में एक मिथ भ्रांति फैल जाती है कि यार ये डिस्क की समस्या तो जीवन भर की है, ठीक नहीं होती। वो केवल मिथ है ज़्यादातर लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि हम 100% कोई भी बात जनरल पॉपुलेशन के लिए एब्सोल्युटली नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो भी उनको रियकर होती है प्रॉब्लम, वो इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिवली लंबे समय तक अपना ट्रीटमेंट नहीं किया, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। जब भी उनका पेन गया, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट बंद कर दिया, चाहे वो 6 महीने में, 8 महीने में, जब भी था बंद कर दिया। ये गलती आपको अवॉइड करनी है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो डिस्क की शेप जब कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हुई, आपको जिस दिन दर्द हुआ, उस दिन से कई सालों पहले डिस्क की जो शेप है वो कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो गई थी, उसकी शेप, स्ट्रेंथ जो भी है ना? तो मान लीजिए आपको आज हुआ, और उससे 8 साल पहले या 10 साल पहले आपको आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी, लेकिन उन 10 सालों में तो आपको कोई पेन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय वो डिस्क नर्व को नहीं टच कर रही थी। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत टाइटनेस फ़ील होती हो कमर में, कोई और छोटे-मोटे सिम्पटम्स फ़ील होते हो, लेकिन मेजर पेन कोई नहीं था। तो डिस्क को 10 साल लगे उस पोज़ीशन में आने में, है ना? आपने इतना अब्यूज़ किया उसको, गलत मूवमेंट पैटर्न, आपको पता ही नहीं था कि आप किस तरीके से मूव कर रहे हो। तो या जिस भी तरीके का हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हम अपने आप गलत मूवमेंट पैटर्न में आ ही जाते हैं। हम जंगलों में तो रह नहीं रहे कि हमारा नेचुरली सारी चीज़ें, हमारा जो एथलेटिसिज्म है वो अपने आप मेंटेन रहेगा, है ना? जंगली जानवरों का अपने आप मेंटेन रहता है। जंगल में कोई जिम नहीं करता, क्योंकि जंगल जगह ही ऐसी है। वाइल्ड का मतलब यही होता है कि आपको स्वस्थ ही रहना पड़ेगा। आप वहाँ पे बिल्कुल कमज़ोर नहीं रह सकते। तो हो जाता है हमारे साथ जो हमारी सिविलाइजेशन है, लेकिन इसमें हमें ये समझना होगा कि अब उस प्रॉब्लम को बनने में मान लीजिए 10 साल लगे, धीरे धीरे उसने शेप बदला, और उस दौरान आपको पेन नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ कि आपने ट्रीटमेंट किया, डिस्क का शेप और स्ट्रेंथ थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हुआ, वो रिस्टोर होना शुरू हो गया, और 6 महीने में कुछ रिस्टोर हो गया। लेकिन अभी वो पूरा रिस्टोर नहीं हुआ, लेकिन आपका दर्द चला गया। क्यों? क्योंकि अब वो डिस्क जो है वो
नर्व को किसी को भी टच नहीं कर रही है, तो आपको पेन नहीं फील हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपका पूरा ठीक हो गया है। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो डिस्क की समस्या से ग्रस्त लोग थे जितने भी, उनमें से शायद 80% 90% ये गलती करते हैं। तो ये आपको अवॉइड करना है। आपको जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो लंबे समय तक जारी रखना है। आपको अपनी लाइफ में, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि आपको लंबे समय तक अपने पॉस्चर्स को, अपनी मूवमेंट्स को बढ़िया रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि 6 महीने मैंने ट्रीटमेंट किया और अब मैं दोबारा से उसी पैटर्न में चला जाऊंगा जिसमें पहले जी रहा था। नहीं नहीं, वो पैटर्न आपका गलत था जीने का, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। वो पैटर्न आपको छोड़ना है। तो यहाँ पे फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे फिर जो बदलाव है ना, ये शारीरिक नहीं है, मानसिक है। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको 24 घंटे आप कैसे मूव करते हैं, आप किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से उठते हैं, आपका पोस्चर कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, आपका रेस्ट कैसा है ना, ये सब आपको बदलना होगा। उसके लिए आपको 24 घंटे की अवेयरनेस चाहिए, है ना। बेहोशी में रह करके काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दिक्कत आती है लोगों को, तो उसको आपको अपने आप को, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस चीज़ से परमानेंटली निकलना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को एक बहुत बड़ी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए कि हाँ भाई, मैं कुछ गलत कर रहा था, गलत तरीके से ज़िंदगी जी रहा था, तो उसमें जीवन ने मेरे को ये सिग्नल दिया है और अब मुझे सुधरना है। तो उसमें फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए अपनी मूवमेंट का, अपनी डाइट का, और आप इसको एक एडवेंचर की तरह लेके चलिए। और यकीन मानिए, जब आप वो करेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा फील होगा। आप अपने शरीर को और ज़्यादा एथलेटिक बनाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज में इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर वो करेंगे तो ये प्रॉब्लम परमानेंटली फिर आपका ठीक हो जाएगा। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं फिर संभावना बनती है कि फिर वो चीज़ें रिलैप्स कभी भी हो सकती हैं। तो इस गलती से बचिए। लंबे समय तक आपको प्रोएक्टिव रहना है। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरी सलाह माने तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और मानिए कि भाई, मेरे को अब पूरा अपना जीवन ही ट्रांसफॉर्म करना है। और तो आपकी ये प्रॉब्लम आपके लिए फिर एक ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो अभी आई थिंक हमने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है। और मोटे मोटे तौर पे जो बेसिक बातें थी वो हमने कवर करी। इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स हैं, हर एक पॉइंट में हम डिटेल पे जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और एक मैं ऑनरेरी मेंशन करना चाहता हूँ। एक एक्सपर्ट हैं, एक प्रोफेसर हैं स्पाइन बायोमैकेनिक्स के, जो बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल। ही इज़ अ प्रोफेसर एट, ही इज़ नाउ रिटायर्ड, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन कनाडा। तो इन्होंने बहुत बहुत अच्छा रिसर्च किया है स्पाइन के ऊपर पिछले लगभग 30 साल से। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने बैक पेन से बाहर आने में मदद करी है। उसमें बहुत बड़े बड़े एथलीट्स भी हैं। और बहुत ही उनका जो इन डेप्थ नॉलेज है, और इनसे मुझे भी हेल्प हुआ है मेरी जर्नी में, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो भी अ, जानकारी थी आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। आप बहुत सारी ऐसी गलतियों से बच जाएंगे जो लोग कॉमनली करते हैं, जो मैंने भी करी हैं। आपका बहुत सारा समय, ऊर्जा बचेगा। आप बहुत सारा पेन आगे का जो जीवन में है वो अवॉइड कर पाएंगे। ऐसी मेरी इस टॉक के साथ उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।